and anaerobic respiration. So one of the type of anaerobic respiration is fermentation also. And you must remember that fermentation it generally takes place in a unicellular fungus and its name is yeast. ठीक है, yeast के अंदर जो है जनरली fermentation जो है वो देखी जाती है. और होता क्या है उसमें, तो देखो इसके अंदर भी ग्लूकोज जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा, पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता ग्लूकोज का, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और एनारोबिक कंडीशंस के अंदर होता है. ठीक है, तो जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उतनी ग्लूकोज को नहीं मिलती है और इस वजह से इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है. और वो कहता है कि लास्ट में जो पायरुविक एसिड होती है, ठीक है, वो पायरुविक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाती है. तो हमेशा याद रखिए कि जब भी फर्मेंटेशन होगा, अगर वो अल्कोहलिक टाइप ऑफ फर्मेंटेशन है तो उसके अंदर कोई अल्कोहल बनती है, अगर वो एसिडिक टाइप ऑफ फर्मेंटेशन है तो उसमें एसिड बनती है. तो यहाँ पे हम यूनिसेलुलर यीस्ट के अंदर जो है ये फर्मेंटेशन देख रहे हैं, तो इसलिए वो कहता है कि ये फर्मेंटेशन जो है उसके अंदर अल्कोहल बनेगी, ये एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है. ओके बेटे, पर इसके अलावा हमारी बॉडी में भी हमारे जो मसल सेल्स हैं उसके अंदर भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और उस केस में क्या बनती है, एसिड बनती है. कौन सी एसिड बनती है, सभी बच्चों को मालूम है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बनती है. तो बस अब आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि एंजाइम्स कौन से इन्वॉल्व है. ओके बेटे, अगर यीस्ट के अंदर फर्मेंटेशन हो रही है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, तो उसमें दो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, उसके नेम हमने अच्छे से लर्न कर लेने हैं. पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डी हाइड्रोजिनेज. ठीक है, ये दो एंजाइम जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. और अगर वो कहता है कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है फर्मेंटेशन के दौरान, तो उस दौरान वन एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. ओके बेटे, एक और चीज यहाँ पे खास क्या होगी कि इसमें जो NaDH2 मॉलिक्यूल होता है वो रीऑक्सीडाइज हो जाता है, और रीऑक्सीडाइज होके वो Na+ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, NAD+ के अंदर. ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, बुक अपने सामने रखिए ताकि आपको चीजें समझ आती रहें. उसके बाद देखिए फिर कहते हैं कि चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ठीक है, ग्लूकोज का कभी भी 100% ब्रेकडाउन तो होना नहीं है, सिर्फ बहुत थोड़ा सा इसके अंदर जो है ग्लूकोज में से एनर्जी रिलीज होती है. तो ओनली 7% से भी कम एनर्जी जो ग्लूकोज में प्रेजेंट है वही इसमें रिलीज हो पाती है. तो आप एक चीज याद रखेंगे कि इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाता है कि नेट गेन हमें कितना मिलता है फर्मेंटेशन से एटीपी का, तो अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्विवेलेंट होता है. 2 एटीपीज हमें फर्मेंटेशन के प्रोसेस से मिलते हैं जैसे हमें ग्लाइकोलिसिस से मिलते हैं. ओके बेटे, अब ये फ्लो चार्ट आपकी बुक में से ही उठाया गया है. देखिए यहाँ पर आपको ग्लाइकोलिसिस जो है वो नजर आ रही है. देखिए ग्लूकोज एंटर हुआ था, बीच में कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बने हैं और लास्ट में हमारे पास फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट था. फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड में. और पायरुविक एसिड जो है वो आगे जाके फर्मेंटेशन में अगर जाती है तो या तो उससे लैक्टिक एसिड बनती है या फिर उससे इथेनॉल बनती है. ठीक है बेटे, तो लैक्टिक एसिड या इथेनॉल जो है उसमें से कुछ भी बन सकता है. तो इथेनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका 1 मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है. और एक दोनों केसेस में एक रिएक्शन जो है वो कॉमन होगी कि NaDH2 मॉलिक्यूल जो है उसका यहाँ पे रीऑक्सीडेशन हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है. बस यहाँ तक आपने याद रखना है. ओके बेटे, अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं. देखो यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस लिखे हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के, इसको फटाफट पढ़ लेते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन ऑलवेज रिमेंबर टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, एब्सेंस में होती है ऑक्सीजन के. ठीक है बेटे, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा रिलीज होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में जरूरी नहीं है, कुछ केसेस में CO2 रिलीज हो सकती है, कुछ में नहीं होती है. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें एटीपी का यील्ड जो है वो ज्यादा मिलता है. देखिए कितने एटीपी हमें मिल जाते हैं, तो बेशक यहाँ पे 38 लिख दिए हैं इसने, वो इसलिए लिखे हैं क्योंकि एनारोबिक और एरोबिक कंटिन्यूटी में चलता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में. पर अकेला अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन के शेयर की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो यहाँ पर हमें 36 एटीपी देती है. ठीक है बेटे, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उससे हमें सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं. फिर देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में
और उसके बाद क्रब साइकिल जो है उसका माइटोकॉन्ड्रिया में कंटिन्यू करता है। मैंने आपको बताया था कभी भी सेलुलर रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन अकेला नहीं चलती है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में कुछ पार्ट जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए होता है और कुछ एरोबिक के जरिए होता है। तो पहले ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होगा किसी भी सेल में साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद फिर क्रब साइकिल चलता है। तो क्रब साइकिल जो है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है, ठीक है बेटे। ये बात मेरी ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। मैंने आपको ये बोला है कि एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्टिन्यूटी में चलता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसका एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस है, और ग्लाइकोलिसिस जो है वो हमेशा साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, जबकि क्रब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ओके बेटे। एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है जिन ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, जो प्रिमिटिव टाइप की है, वो हमेशा किसमें होगी, साइटोप्लाज्म में होगी, ठीक है। पर इसके अलावा कहते हैं कि जो हायर एनिमल्स हैं उनके भी कुछ सेल्स और टिश्यूज में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। जैसे ह्यूमंस की हम बात करते हैं तो ह्यूमंस के जो मसल सेल्स होती हैं उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और उससे लैक्टिक एसिड बनती है। ओके बेटे। अगर हमने एग्जांपल देने हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के तो हम प्लांट और एनिमल्स के एग्जांपल दे देंगे, और अगर हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल देने हैं तो आप प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के नेम लिखेंगे यहाँ पर, जो बैक्टीरिया हो सकते हैं, यीस्ट फंजाई हो सकती है, ह्यूमन मसल सेल्स हो सकते हैं। ओके। पैरासिटिक वॉर्म्स के अंदर एस्कैरिस हो सकता है विच इज द एग्जांपल ऑफ राउंड वॉर्म, ठीक है। फेसाकोला इज द नेम ऑफ टेप वॉर्म, ठीक है बेटे। यानी लिवर फ्लूक एंड टेनिया इज द नेम ऑफ टेप वॉर्म, ठीक है बेटे। तो अब आपने वो वाले नाम नहीं याद रखने, टेप फॉर्म है कि लिवर फ्लू का, ये न्यू वाले नेम याद रखने हैं। एस्कैरिस राउंड वॉर्म होता है, ठीक है। फेसाकोला लिवर फ्लूक होता है, और टेनिया सोलियम दैट इज टेप फॉर्म। इसके अलावा कहते हैं कि जर्मिनेटिंग सीड्स जो होते हैं उनके अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस। ओके, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। ये वाला टॉपिक हमने कल किया था, ठीक है। काफी बच्चों ने मुंह बनाए हुए थे अपने इस टॉपिक को देखकर, तो फिर मुझे पता लग गया कि ये थोड़ा थोड़ा तुम्हारे अंदर गया होगा, इसलिए इसको एक बार फिर से देख रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है बेटे। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना है ग्लूकोज का। तो जब भी आप याद रखिए कि ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है, हाइड्रोकार्बन का, और किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो हमेशा हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जितनी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की फॉर्म में एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और उससे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपीज मिलेंगे। ये मैं चैप्टर के शुरू में ही आपको बता चुकी हूँ कि रेस्पिरेशन के अंदर सारी एनर्जी जो है वो एक स्टेप के अंदर ही रिलीज नहीं होती, बिकॉज फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रेस्पिरेशन एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है और कई सारे स्टेप्स में कंप्लीट होती है, और उसमें थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी कौन स्टोर कर लेते हैं, एटीपी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है बेटे। तो अब कहते हैं कि ग्लूकोज जो है, जो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और किसकी प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर होगी, और क्या रिलीज होंगे बाय प्रोडक्ट के रूप में, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, वाटर आ जाएगा, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो आपको पता है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में होगी। ओके बेटे। अब आपने ये याद रखना है, अगर आपसे 1 मार्क में पूछा जाता है कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ पर होता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर एंटर क्या करता है, तो कहता है कि ग्लाइकोलिसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट है जिसको हम पायरुवेट या पायरुविक एसिड कहते हैं, वो साइटोप्लाज्म में से आता है और किसके अंदर एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, और वहां से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, पायरुवेट, और वहां से इसका ऑक्सीडेशन फर्दर स्टार्ट हो जाता है। ओके बेटे। तो 2 इवेंट इस दौरान होते हैं, कुछ भी मैंने न्यू नहीं लिखा है, सारा बुक में से ही मैंने उठाया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में। अगर आपके सामने बुक है तो ये पॉइंट वहां पे ऐसे ही बने हुए हैं जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं। तो देखिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पायरुवेट आ जाएगा। अब उस पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होगा, तो पायरुवेट जो है उसमें स्टेप बाय स्टेप मैनर में उसमें से हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो रिमूव होते जाएंगे, ठीक है बेटे। तो पहले इवेंट में पायरुवेट में प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम्स रिमूव होते हैं,
और साथ में क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के भी रिलीज होते हैं। ठीक है, तो अगर 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होते हैं तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डी कार्बोऑक्सिलेशन। ठीक है, डी कार्बोऑक्सिलेशन मींस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिमूव्ड हियर? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके बेटे, along with some atoms of hydrogen in a step wise manner। एंड दूसरे इवेंट के अंदर क्या होना है, तो कहता है कि दूसरे इवेंट जो है उसके अंदर, क्योंकि पहले इवेंट में हाइड्रोजन एटम रिलीज हुए हैं, तो हमेशा याद रखिए कि जब भी हाइड्रोजन अकेला निकलेगा तो वो प्रोटॉन की फॉर्म में होगा, तो उससे एटम की वैलेंसी में गड़बड़ हो जाएगी, तो उतने कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी उसमें से रिलीज होंगे। ठीक है, वैलेंसी जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो कहता है कि साइड बाय साइड दूसरे स्टेप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ से रिमूव होते हैं, पर ये इलेक्ट्रॉन जाते कहाँ हैं, तो याद रखिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के पास जाते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे इसके एक्सेप्टर की फॉर्म में क्या करता है, एक्ट करता है। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान एटीपी मॉलिक्यूल जो है जैसे जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है अलग अलग इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स के पास एंड फाइनली ऑक्सीजन के पास, तो उस दौरान क्या होता है, साइमल्टेनियसली एटीपी की भी सिंथेसिस होती है। ठीक है बेटे, दोनों इवेंट अच्छे से क्लियर है? यस, स्पीक अप। यस, बोथ द इवेंट्स आर क्लियर बेटे? Yes, ma'am. ओके ओके। यस मैम। यस, बस अब आपने ये याद रखना है कि जो पहला वाला इवेंट था जिसमें पायरुवेट में से हाइड्रोजन एटम्स निकले थे और 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के निकले थे ना, वो कहाँ पर होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है फर्स्ट लाइन में कि पहला वाला जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस है उसके अंदर होता है। पर जो सेकंड वाला इवेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे और वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स में से पास होकर लास्ट में किसके पास पहुंचे थे, ऑक्सीजन एटम के पास पहुंचे थे, वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है जिसका नाम क्रिस्टे है। ठीक है, इट इज द हाईली फोल्डेड मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इट्स इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज क्रिस्टे। ऑलराइट, उसके बाद वो कहता है कि पायरुवेट जो कि ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म से फॉर्म हुआ था, और कहाँ फॉर्म हुआ था, साइटोप्लाज्म में। जैसे ही वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एंटर हो गया उसका ऑक्सीडेटिव डी कार्बोऑक्सिलेशन होता है। ठीक है बेटे, इतनी बड़ी टर्म मैं क्यों यूज कर रही हूँ, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोऑक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, इसीलिए इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव डी कार्बोऑक्सिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कई सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, और ये रिएक्शंस जो है उसमें एक एंजाइम भी इन्वॉल्व है जिन रिएक्शंस को कैटालाइज करता है, एंड द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि ये पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जब ऑक्सीडेटिव डी कार्बोऑक्सिलेशन करता है तो उसमें वो अकेले काम नहीं करता, उसको कुछ और एंजाइम्स की जरूरत होती है जो उसके को एंजाइम्स हैं, और ये को एंजाइम्स जो है वो कुछ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कुछ आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर कि इसके जो को एंजाइम है उसमें NAD+ और को एंजाइम ए होता है, यहाँ पर ए वर्ड का मतलब यहाँ पे एसिटाइल से है, तो वो मैंने आपको बताया था कि एसिटिक एसिड में से एसिटाइलाइन कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, वो भी आपको मैं याद दिला दूं, अगर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH है तो उसका आयोनाइजेशन होने के बाद हमारे पास CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव होंगे, तो CH3CO नेगेटिव यहाँ पे एसिटाइल आयन्स होंगे। ओके बेटे, अब यहाँ पे देखिए आपको इक्वेशन नजर आ रही है, पायरुविक एसिड। ठीक है, याद रखिए कि ग्लाइकोलिसिस में लास्ट में हमें पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल मिले थे, 2 मॉलिक्यूल्स मिले थे, तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन के आगे 2 लगा देंगे, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के एंटर होते हैं, सभी के आगे 2 2 लगा देंगे, और 2 मॉलिक्यूल्स ही को एंजाइम ए के हैं, देन NAD+ के भी 2 हैं, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, और इसके अलावा उसमें को फैक्टर्स होते हैं Ma2 पॉजिटिव एंड NADH2। ऑलराइट, तो उसके बाद उससे क्या बनते हैं, एसिटाइल को ए बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ में NADH2 जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो देखो ये NAD+ मेरे पास कहाँ से आया, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था कि फर्मेंटेशन के दौरान NADH2 जो मॉलिक्यूल था उसका ऑक्सीडेशन होके वो NAD+ बन गया था, अब फिर से ये NAD+ है उसका रिडक्शन हो गया है और ये यहाँ पर NADH2 बन गया। ओके बेटे, अगर इस H+ को मैं इसके साथ जोड़ दूं तो मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकती हूँ NADH2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के एंटर हुए हैं, इसका मतलब सारी चीजें हमें सबके आगे 2 लगा देना है। तो 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज हुए हैं और 2 ही मॉलिक्यूल एसिटाइल CoA के हैं एंड 2 ही मॉलिक्यूल मेरे को यहाँ पे NaDH2 के मिले हैं। ठीक है, अब मैं आपको इतना याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर मुझे 2 मॉलिक्यूल्स ATP के मिल गए थे। और अगर आपको अच्छे से ग्लाइकोलिसिस का फ्लो चार्ट याद है तो आपको ये भी याद आ रहा होगा कि उस दौरान हमारे पास एक NaDH जो है वो बना था। तो वो NaDH जो था वो फिर आगे प्रोसेस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया है और वहां पे ऑक्सीडाइज हो गया फिर से। ठीक है, तो पहले उसने फर्मेंटेशन में वो किया था, आपको बताया था NAD+ की फॉर्म में। उसके बाद फर्दर जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करता है तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर उसका फिर से रिडक्शन हो जाता है और वो हमें 2 मॉलिक्यूल्स NADH के वहां पे मिल जाते हैं। तो आपको मैंने कल ये बताया था कि एक NADH मॉलिक्यूल हमें कितने ATPs देता है। तो आपको बताया था कि 3 ATPs हमें एक मॉलिक्यूल NADH से मिलते हैं। तो अगर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स NADH के हैं तो इसका मतलब मुझे कितने ATPs मिल जाएंगे, कितने ATPs मिल जाएंगे मुझे अगर 2 मॉलिक्यूल्स NADH के हैं? 6 मिल जाएंगे। ठीक है बेटे, अब देखो 2 ग्लाइकोलिसिस वाले ATPs मेरे पास और 2 जो मैंने अभी आपको एरोबिक रेस्पिरेशन से बताए हैं कि मेरे पास 2 NADH बने हैं। तो इसका मतलब 6 ATPs वहां पर, तो 6 + 2 मेरे पास कितने ATPs हो गए अब तक? 8 ATPs हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको मैंने पिछली रिएक्शन में बताया कि हमारे पास एसिटाइल CoA भी बना है यहाँ पर। अब वो क्या करता है, तो कहता है कि ये वाला जो एसिटाइल CoA है ये एक साइक्लिक पाथवे के अंदर एंटर करता है और इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर TCA साइकिल या फिर क्रब साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। ठीक है, कितने सारे नाम बताए हैं? TCA साइकिल, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और सिट्रिक एसिड साइकिल, और क्रब साइकिल इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट हैंस क्रब। ओके बेटा, ये फ्लो चार्ट में बाद में लूंगी नहीं तो फिर टॉपिक बीच में इंटरप्ट हो जाता है। अब मैं सीधे आ गई हूँ यहाँ पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल पे, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको बताया उसने कि पायरुवेट हमारे पास साइटोप्लाज्म में से आया था और कितने उसके अंदर कार्बन थे? 3 कार्बन थे। अब उसके बाद रिएक्शन हुई इसके अंदर, तो ये सारी चीजों ने पार्टिसिपेट किया है, कोएंजाइम A ने, देन NAD+ ने, NAD+ से हमें NADH2 मिल गए। सभी के आगे 2 लगा दिया था ना, इसका मतलब 2 NADH मुझे यहाँ पे मिले थे। ठीक है, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का यहीं पे निकल गया है। अगर आप अच्छे से याद रख रहे हैं तो मैं आपको ये बताया था कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हमने निकालने हैं, यहाँ पर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकालने हैं। तो कहते हैं कि जब पायरुवेट जो है उससे ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है तब ही एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का निकल गया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं जिन्हें मैंने निकालना है। ठीक है बेटे, अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड है और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये फिर सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज होकर। और कितने यहाँ पे कार्बन एटम वाला कंपाउंड है सिट्रिक एसिड? 6 कार्बन एटम वाला कंपाउंड है। ओके बेटे, अब वो कहता है कि ये सिट्रिक एसिड जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है ये फिर अल्फा कीटो बुल्टारिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जो एक 5 कार्बन कंपाउंड है। और इस सिट्रिक एसिड में से 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे रिलीज हो जाता है, जबकि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे किसका फॉर्म हो जाता है? NADH2 का फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आपने गिनते जाना है कि मैं कहाँ कहाँ पे NADH बना रही हूँ और मैं कहाँ कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रही हूँ। तो देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट स्टेप पे निकल गई, यहाँ पे सेकंड स्टेप पे निकल गई है जब सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो बुल्टारिक एसिड बनी है। ठीक है, और एक NADH2 मेरे पास फॉर्म हो गया, एक NADH2 ऊपर भी फॉर्म हुआ था, तो अब तक 2 NADH2 बन गए हैं। ठीक है, अब देखिए अल्फा कीटो बुल्टारिक एसिड विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अगेन इसमें से क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मॉलिक्यूल चला जाता है और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे मुझे NADH2 का मिल रहा है, पर उसके साथ मुझे एक GTP भी मिल रहा है। ठीक है बेटे, अभी तक मैं आपको NADH2 के बारे में बता चुकी हूँ, ATP के बारे में बता चुकी हूँ। व्हाट इज GTP? तो दैट GTP इज ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इट इज ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके बेटे, ग्वेनाइन यहाँ पर जो है किसका नाम है? नाइट्रोजीनियस बेस का नेम है। ठीक है, और राइबोज शुगर है अगेन, और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो GTP एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। उसके बाद देखिए
अल्फा कीटोबुल्टारिक एसिड से क्या बन जाता है, 4 कार्बन कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम है सक्सेनिक एसिड। ठीक है, सक्सेनिक एसिड बन गया यहाँ पर, और इस दौरान एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, एक NADH2 बन गया, एक GTP बन गया। अब ये जो सक्सेनिक एसिड है, ये सक्सेनिक एसिड जो 4 कार्बन कंपाउंड है, ये फिर मालिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है, और इस दौरान हमें एक और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल मिलता है जिसका नाम है FADH2। ओके, FADH2। उसके बाद मालिक एसिड विच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, it later converts into another 4 carbon compound and that is known as oxaloacetic acid, and during this process one NADH2 is again regenerated। ठीक है बेटे, तो एक NADH2 यहाँ पे मुझे मिल गया। देखो कितनी जगह पे मुझे NADH मिली है, एक मुझे यहाँ पे मिला है, एक यहाँ मिला है, एक इधर मिला है और एक यहाँ मिला है, मुझे 4 मॉलिक्यूल्स मिल गए हैं NADH। ठीक है बेटे, क्या कहते हैं GTP मुझे कितने मिले हैं, देखो कहीं भी मुझे GTP नहीं मिला है, सिर्फ यहीं पे मिला है, तो एक ही GTP मुझे यहाँ मिल गया है। उसके बाद अगर मैं FADH2 की बात कर रही हूँ तो मुझे कितने FADH2 मिल गए हैं, ओनली 1 FADH2 मुझे मिल गया। ठीक है, तो एक बार ध्यान से 2 मिनट के लिए आप इस फिर से साइकिल को देख लें ध्यान से। मैंने आपको ये बोला था कि मुझे 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज करवाने हैं, तो एक मेरा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हुआ है जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A बना है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हुआ है जब सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोबुल्टारिक एसिड बनी है, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज हुआ है जब अल्फा कीटोबुल्टारिक एसिड से सक्सेनिक एसिड बनी है। ठीक है बेटे, उसी तरीके से ATP NADH कितने बने हैं, तो यहाँ पे पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A में एक NADH2 बन गया, फिर सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोबुल्टारिक एसिड में एक NADH2 बन गया है, फिर अल्फा कीटोबुल्टारिक एसिड से सक्सेनिक एसिड में एक NADH2 बना है, और फिर मालिक एसिड से ऑक्सैलिक एसिड जब बना है तो उस दौरान भी एक NADH2 बन गया है। तो 4 मॉलिक्यूल्स मेरे पास NADH के, एक मॉलिक्यूल मेरे पास FADH2 का, और एक मॉलिक्यूल मेरे पास GTP का बन गया। ओके बेटे, अब इस इक्वेशन में ऊपर वाली इक्वेशन को अभी ध्यान नहीं देंगे, सेकंड वाली इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ठीक है बेटे, अब वो कहता है कि पायरुविक एसिड है, यहाँ पर हमारे पास 4 NADH हमें मिले हैं, हमें अच्छे से याद है। ठीक है, NAD प्लस पार्टिसिपेट करेंगे तभी हमें NADH मिलेंगे ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे रिएक्टेंट में NAD प्लस लिखा है, और FADH2 अगर मुझे मिलना है तो FAD पार्टिसिपेट करेंगे तब FADH2 मिलेंगे। ओके बेटे, अब पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ध्यान से सुनिए, सेकंड वाली पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचे थे, तो 2 से जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो देखो 4 NAD प्लस है तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, कितने हो जाएंगे 8, 4 इंटू 2 कितना होता है, 4 2 8 होता है। ठीक है बेटे, FAD के आगे कुछ नहीं लिखा तो इसके आगे 2 आ जाएगा, याद रखिए। अगर आपके पास अपनी बुक है तो अपनी बुक में वहां पे 2 लगा लें आप शुरू में, और सबके आगे 2 2 कर दें मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और लास्ट में वो कहता है कि यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिले हैं, ठीक है बेटे, तो यहाँ पे देखो जहाँ पे उसने लिखा है 4 NADH, वहां पे अगर मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे NADH पे कितने मिल गए हैं, कितने मिल गए हैं बेटा 4, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 8 NADH मिल गए हैं मुझे यहाँ पर। ठीक, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर सबके आगे मैंने वो लगा देना है, अब यहाँ पे ATP इसने लिखा है। ठीक है, तो ये ATP जो है वो एक्चुअली मुझे यहाँ पे यील्ड बताएगा GTP का, तो मैं इसके आगे 2 लगा दूंगी, ये 2 ATP जो है वो 1 GTP के बराबर होते हैं। ठीक है, उसी तरह से FADH के आगे भी मैंने 2 लगा दिया। ओके बेटे, ये नीचे वाली जो तीसरी इक्वेशन है ना, इसको देखो, पायरुवेट से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कोई बच्चा बता सकता है मुझे ये इक्वेशन कौन से प्रोसेस से रिलेटेड है, थर्ड वाली? यस बेटा, थर्ड वाली इक्वेशन जो है पायरुवेट, इट फॉर्म C2H5OH प्लस CO2, कौन से प्रोसेस से रिलेटेड है जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आपके सामने थोड़े फर्मेंटेशन। यस वेरी गुड बेटा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यस वेरी गुड, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से रिलेटेड है। और सबसे ऊपर वाली इक्वेशन जो है ना उसको देखो ध्यान से, सबसे ऊपर वाली जो इक्वेशन है ये वाली देखो, C6H12O6, फिर NAD प्लस, फिर ADP, फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, फिर बन रहा है 2 मॉलिक्यूल C3H4O3। सोचिए C3H4O3 किसका फॉर्मूला होता होगा? पायरुविक एसिड।
यस इट इज पायरुविक एसिड। और ये पहली वाली जो इक्वेशन है ये ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को दर्शा रही है यहाँ पे, जिसमें हमें पायरुविक एसिड मिली है, 2 ATPs मिले हैं और 2 NADH मिले हैं। ओके बेटे, उसके बाद देखो ये सेकंड वाली जो इक्वेशन है ये हमें क्रॉस साइकिल के बारे में बता रही है, सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में बता रही है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया था कि ग्लाइकोलिसिस में मेरे पास 2 ATPs थे और ग्लाइकोलिसिस का जो NADH था उसको मैंने वहां कैलकुलेट नहीं किया था, और उसके बाद हम उसे एरोबिक रेस्पिरेशन में ले गए थे। और एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर आपको याद आ रहा है तो यहाँ पे मैंने आपको एक इक्वेशन दिखाई थी, ये वाली देखो, ये वाली इक्वेशन मैंने आपको दिखाई थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि NADH जो एंटर होता है, ठीक है, उसका पहले तो ऑक्सीडेशन हो गया होता है तो वो NAD+ बन जाता है और लास्ट में वो फिर से रिड्यूस होके NADH2 बन जाता है। और मेरे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स NADH के हैं। ओके बेटे, तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास जो 2 मॉलिक्यूल्स NADH के आए थे उससे मैंने कितने ATPs निकाल लिए, 6 ATPs निकाल लिए, और 2 मेरे पास ग्लाइकोलिसिस के हैं, इसका मतलब मेरे पास 8 ATPs यहाँ तक हो गए हैं। अब मुझे सिर्फ क्रॉस साइकिल में कितने ATPs हैं वो निकालनी है। ठीक है बेटे, सभी बच्चे अपने हाथ में पेंसिल रखेंगे और मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको ये बताया कि पूरी इक्वेशन जो है मैं पेज नंबर 232 पर हूँ और वहां पे एक इक्वेशन लिखी हुई है, सभी बच्चों को दिखाई दे रही होगी, पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD प्लस FAD प्लस 2H2O ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ऐसे करके इक्वेशन लिखी है ना। उसके आगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें सारी इक्वेशन को। ठीक है बेटे, तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के हो जाएंगे, NAD को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा। FAD के आगे कुछ नहीं लिखा तो वहां पे 2 लिख दीजिए, और 2 वाटर के आगे 2 लिखा है तो वहां पे 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह से ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के आगे भी 2 2 लगा लें आप। ठीक है, उसी तरीके से जो उसके प्रोडक्ट हैं उसमें भी सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप। ठीक है, तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हो जाएंगे। फिर देखो 4 × 2 NADH मेरे पास कितने हो गए, 8 हो गए, और FAD मेरे पास कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, ATP अभी आप याद मत रखिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास GTP बना है और एक GTP हमें 2 ATP देता है। ठीक है, अगर अब आपके हाथ में पेंसिल आ चुकी है तो सारे बच्चे अपने जो भी आपके पास बुक है जो भी चीज है उसके ऊपर लिख लेंगे। ठीक है बेटे, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ NADH। ठीक है, तो राइट डाउन NADH इज इक्वल टू 8 × 3 विच इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो NADH मेरे पास कितने हैं यहाँ पर, तो 8 NADH है मेरे पास, और एक NADH मुझे कितने ATPs देता है, 3 ATPs देता है, तो 8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास 24 ATPs आ जाएंगे। ठीक है बेटे, इतना लिख लिया आपने। उसके बाद देखो FADH को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो एक FADH मुझे कितने ATPs देता है, 2 ATPs देता है, और 2 × 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो NADH से मुझे कितने मिल गए थे, ATP 24 मिल गए थे। FADH से मुझे कितने मिल गए हैं, 4 मिल गए हैं। तो अब आप 24 + 4 को ऐड कर दें, 28 कर दीजिए। सभी बच्चे, सब बच्चों ने सबसे पहले लिखना था NADH कितने हैं, हमारे पास 8 हैं, तो 8 × 3 इज इक्वल टू 24। सेकेंड लाइन में आपने लिखना है FADH कितने हैं मेरे पास, 2 हैं, तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटे, फिर 24 + 4 कर देंगे, हमारे पास कितने हो गए, 28 हो गए हैं। यहाँ तक हो गया सभी बच्चों का, यस बेटे यहाँ तक हो गया। Yes, ma'am. ओके बेटे, अब लिखिए GTP भी मेरे पास कितने हैं यहाँ पर, तो कहते हैं कि GTP का मुझे एक मॉलिक्यूल मिला है। ठीक है बेटे, एक मॉलिक्यूल मुझे GTP का मिला है, तो एक मॉलिक्यूल GTP का एक ATP देता है, पर 2 मॉलिक्यूल है मेरे पास GTP के, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मुझे GTP के 2 मॉलिक्यूल्स 2 ATPs देंगे। ठीक है, तो फिर GTP से मेरे पास कितने ATP आ गए हैं, 2 ATPs आ गए हैं, 2 GTP से मेरे पास 2 ATPs आ गए हैं। ओके बेटे, अब सबको ऐड कर दीजिए, देखो NADH से 24 और FAD से कितने, 4, 24 + 4 28, और उसके अंदर 2 GTP के ऐड कर दीजिए ATP, तो 28 + 2 इज इक्वल टू 30 हो गया। ओके बेटे, हो गया। उसके बाद 30 में से पीछे वाले लेकर आइए सारे,
30 के अंदर 2 और एटीपी ऐड कर दीजिए जो ग्लाइकोलिसिस से आपके पास आए थे। तो आपके पास कितने हो गए हैं? कितने हो गए बेटा? 32 हो गए ना? 32 हो गए। अब उसके अंदर 6 एटीपीज और ऐड कर दीजिए जो आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन से आए हैं। कितने हो गए? 38 ATPs. 38 हो गए ना बेटा? 38. यस, अच्छे से क्लियर हो गया। तो हमें ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस और क्रब साइकिल दोनों को मिलाकर हमें 38 एटीपीज इस तरीके से मिलते हैं। ठीक है, एनी डाउट? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है अभी? No, ma'am. No, ma'am. डाउट है? जिस भी बच्चे को नहीं पता लगा है वो अभी पूछेगा मेरे से। देखो बेटा, देखो सारे बच्चे, देखो मैंने क्या बताया था आपको, ग्लाइकोलिसिस में से कितने एटीपीज आए? हमारे पास 2 एटीपीज आए। ठीक है बेटे, वहां पे एक NADH भी आया था ना, याद है? उसका कुछ नहीं किया वहां पर, याद रखिए उसको, वहां पे कुछ नहीं किया। वो NADH क्या करता है, फर्मेंटेशन में एंटर कर जाता है और फर्मेंटेशन में एंटर होने के बाद उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो NAD+ बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि जब वो वहां से NAD+ की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें उसको प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन मिलती है और वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 इवेंट होते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक ही इवेंट बताया अभी तक, क्रब साइकिल बताया है, पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी चलती है बाद में, तो इसलिए वहां पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसकी वजह से ये जो NAD+ यहाँ पे एंटर हुआ है ना, वो बाद में फिर से NADH2 बन जाता है। ठीक है, पर एक मॉलिक्यूल नहीं होता वहां पे NADH2 का, कितने होते हैं? 2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसीलिए मैंने ग्लाइकोलिसिस में से 2 एटीपीज लिए और उस NADH को वहां नहीं छेड़ा, वो चला गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और वहां जाके मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स NADH के आ गए। यानी एक मॉलिक्यूल अगर मुझे 3 एटीपीज देता है तो 2 मॉलिक्यूल्स NADH के कितने एटीपीज देंगे? 6 देंगे। 6 + 2 कितने हो गए? मेरे पास 8 हो गए। अब मुझे 30 का जुगाड़ करना है। ठीक है बेटे, मेरे पास 6 मेरे पास हो चुके हैं और मुझे कितने और चाहिए, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे और कितने चाहिए। 30 चाहिए। मैं बीच में एक और चीज भी बताऊंगी आपको। तो क्रब साइकिल में मैंने आपको बताया कि मेरे पास 4 NADH थे, मेरे पास एक FAD था, FADH था, मेरे पास एक GTP था और सारे इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अगर मेरे पास 4 NADH थे तो यहाँ पे 8 हो गए वो, और FADH मेरे पास एक था तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 FADH हो जाएंगे। GTP मेरे पास एक था, उसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 GTP मेरे पास हो। ठीक है बेटे, आप सबको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 8 3 24, 24, ठीक है, एंड 2 2 कितना? 4, 24 + 4 कितने हो गए? 28 हो गए। ओके बेटे, उसके बाद GTP के भी मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हैं? तो 2 GTP के मेरे पास मॉलिक्यूल हैं। तो उसके बाद 2 GTP मैंने उसके अंदर ऐड कर दिए हैं। 2 GTP से मेरे पास 2 ATPs आ गए हैं 30, और 30 के बाद 2 ग्लाइकोलिसिस वाले ऐड कर दिए हैं और उसके बाद उसके अंदर 6 मैंने कौन से वाले ऐड कर दिए हैं? जो मैंने NADH आगे पास किया था। ठीक है, तो फिर 32 से मेरे पास कितने हो गए हैं आगे जाकर? 6 ऐड करने के बाद 38 हो गए। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को अभी भी? यस बेटे, ये वीडियो की बंद की है, मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही है तुम्हें? है क्या हुआ, बोर हो गए क्या? हर रोज आ जाती है मैडम। है खेल तो नहीं रहे पीछे वीडियो बंद करके? क्या चल रहा है? मुस्कान, ईशा, निशांत भी है, क्या चल रहा है? खेल रहे हैं क्या कुछ कैरम बोर्ड या लूडो टाइप का, इस टाइप का कुछ वीडियो गेम? कि काम में तो पड़ ही जा रहा है, कोई बात नहीं, दोनों काम साथ साथ कर लेते हैं। नो मैम, मेरी तो वीडियो ऑन है, नेटवर्क प्रॉब्लम करके मेरी वीडियो नहीं दिख रही, पिछली क्लास में भी नहीं दिखी। चलो कोई नहीं बेटा, छोटे बच्चों वाले काम नहीं करने, वीडियो गेम पे लगे हुए हो, एक कार्ड दौड़ा रहे हैं, इस टाइप का नहीं करना है कुछ भी। ठीक है, हाँ। अगर अभी भी किसी बच्चे को क्रब साइकिल में कोई डाउट है तो वो फिर से आज उसको ध्यान से देखेंगे एंड कल तक मुझे बताएंगे। आई विल ऑल्सो रिपीट